हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और प्रूफ करने के लिए हमें सीखना है कि √2, √5 या फिर √3 एक इरेशनल नंबर है। केवल 2 ही टॉपिक हैं, बाकी और भी टॉपिक्स जो भी थे उसको 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हटा दिया गया है। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, एल्गोरिथम था, डेसिमल एक्सपेंशन था, जिसमें हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते, तो उन चीज़ों को 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, केवल आपको 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और दूसरा प्रूव करने के लिए सीखना है कि √2, √3 या फिर √5 एक इरेशनल नंबर है। ओके, और बाकी सारी चीज़ें डिलीटेड है। तो ये जो मेरा वीडियो हो गया वो स्पेशली 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल वीडियो है। तो जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने होंगे तो आप आसानी से करके आ जाओगे। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें इस वाले चैप्टर से रियल नंबर से, तो ये नंबर सिस्टम के अंडर में आता है और नंबर सिस्टम से हमारे एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक ही चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर से आपके एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में। ठीक है, यही क्वेश्चन का पैटर्न है रियल नंबर का। तो चलिए हम पहले देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। केवल 2 ही टॉपिक पढ़ना है। पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है इसको देख लेते हैं। पूरे चैप्टर को भी समझेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए सीखेंगे और एनसीईआरटी बुक में जो जो चैप्टर्स, जो जो एक्सरसाइजेज आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, जो आप लोग को नहीं बनाने हैं, तो उन एक्सरसाइजेज को भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये होता क्या है, इसका स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है, every composite number can be represented as the product of its prime numbers। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको वे जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसको यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे कोई भी एक हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, यहाँ पे एक दिखाया गया एग्जाम्पल में, जैसे 30 हो गया। 30 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो 30 का अगर हम इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये प्राइम फैक्टर करने के बाद कितना है, 2, 3, 5, ये सब सारे जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, जो किसी के टेबल में आता नहीं है, यही होता है प्राइम नंबर। अगर आपको अच्छे से और समझना होगा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया है, नंबर सिस्टम को भी पूरा समझाया हुआ है। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे ये नहीं समझ रहे हैं प्राइम नंबर होता क्या है, यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पे 30 एग्जाम्पल में दिया गया है कि ये जो 30 है ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ऑब्वियसली यहाँ पे दिया गया जो हमने फैक्टर किया था अभी 30 का, तो 2, 3 और 5 आया। तो ये 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आया। इसी तरह से 42 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 2, 3 और 7 आएगा। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो सिंपल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो ये किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। बस इतना समझ लो आप लोग। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी बुक से अगर हम बात करें तो आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 नहीं करना है। ठीक है, 1.1 आप लोग को नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 आप लोग को पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग सीख लेते हैं बनाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसा कि अभी हमने कंपोजिट नंबर को देखा, ये सब सारे यहाँ पे कंपोजिट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे 140 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हम इस तरह से निकाल के दिखा देंगे, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो इस तरह से देखो यहाँ 2 2 बार आया तो यहाँ पे 140 का फैक्टर कर दिए, 2 2 बार लिखे, एक बार 5 आया 5 लिखे, फिर 7 लिख दिए। ठीक है, तो यही करना था कि जो भी यहाँ पे दिया गया था 140, इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए।
बिल्कुल इसी तरह से 156 का भी इसी तरह से हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, इसको लिख देंगे। 3 to 5 का प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो पहले 3 का टेबल में आएगा, फिर 3 का टेबल में आएगा, फिर 5 का टेबल में आएगा, फिर 5 का टेबल में आएगा, फिर 17 का टेबल में वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, सबका बस फैक्टर कर करके दिखा देना है और इस तरह से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आप लोग को रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर करके बस इस तरह से प्रोडक्ट करके आप लोग को छोड़ देना है, इसमें कुछ और नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो हम लोग 4-5 क्लास से भी सीखते हुए आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है और वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जैसे दो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सीख लेते हैं। जैसे 26 का हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तभी तो एचसीएफ या एलसीएम निकलेगा। तो 26 का हमने यहाँ फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद 2 × 13 आया, लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फैक्टर करने नहीं आएगा तो आप यहाँ पे देख लो, 2 × 3 = 6, 13 × 1 = 13, तो 2 और 13 आया तो यही यहाँ पे लिख दिए। तो आप लोग को फैक्टर करके यहाँ पे दिखा भी देना इस तरह से। ठीक है, और जो भी आएगा यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। फिर 91 का फैक्टर जब आप करोगे 7 और 13 आएगा। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों में जो मिलता है वो ले लेते हैं। जैसे 13 मिल गया तो ये हो गया 13 आपका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ यही होता है कि जो दोनों भी मिले वही वाला हो जाता है। कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन मिलता है। एलसीएम क्या होता है, तो जो भी मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 13 मिला था तो 13 लिखे, फिर 2 और 7 यहाँ कुछ भी नहीं मिला तो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख देंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम भी हम यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें वेरीफाई भी करना था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम का। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ यही है इसका प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया, और एचसीएफ और एलसीएम मेरा जो निकला इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा। हेंस लिख देंगे इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को भी हमने बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, इन दोनों क्वेश्चंस को भी बना देना है। जैसे 510 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2, 3, 5 और 17 आ जाएगा, आपको यहाँ पे करके दिखा देना है। ठीक है, इसी तरह से 92 का भी फैक्टर करके दिखा देना है। जब आप फैक्टर कर लिए 510 का तो इतना आ जाएगा, 92 का करेंगे इतना आ जाएगा। एचसीएफ निकाल रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है तो एचसीएफ 2 निकल गया और एलसीएम इतना निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ और हम एलसीएम निकाल लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। फिर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये और ये सेम आ जाएगा, तो फाइनली नीचे लिख देंगे इस तरह से, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, तो ये भी बहुत ही ईजी था, ये क्वेश्चन आपका ईजी है, उतना हार्ड है नहीं, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। इसी तरह से यहाँ भी 336 का पहले हम फैक्टर करके प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से प्राइम नंबर्स को लिख लेंगे। फिर 54 का फैक्टर करके हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर देखेंगे दोनों में जो भी मिलेगा, जैसे 2 इन दोनों में मिल रहा है। ठीक है, इसमें 2 और इसमें 2, देखो यहाँ पे इसी चीज़ को देखो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे किया हुआ है। जैसे 336 का अगर हम फैक्टर किए तो इतना आया, फैक्टर करने के बाद यहाँ पे 2 देखो 4 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 4 बार है, 1 2 3 4, इसीलिए यहाँ पे 2 का पावर 4 कर दिया। 3 या 3 लिखे, 7 है 7 लिखे। 54 का जब फैक्टर किए तो 2 3 3 बार आ गया, तो यहाँ पे 3 को 3 बार लिख दिए। तो अब हमें देखना है कौन सा, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में देखो 2 सिर्फ मिल रहा है तो यहाँ पे 2 हम निकाल लिए, और इन दोनों में 3 भी मिल रहा है एक, तो यहाँ पे 3 लिख लिए। तो कॉमन क्या निकल गया, 2 और 3 निकल गया, तो 2 3 = 6 हो गया। ठीक है, तो ये एचसीएफ निकल गया। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों में अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो जो बड़ा पावर होगा उसको लेंगे एलसीएम में से। 2 का पावर 4 और 2 का पावर 1, दोनों में से बड़ा कौन है, 2 का पावर 4, तो ये 2 का पावर 4 हो गया। फिर 3 और 3 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है,
तो दोनों में से बड़ा 3 का पावर 3 है, तो ये हो गया एलसीएम कॉमन, ठीक है, 3 का पावर 3 और 7 तो बच गया, इसको बस लिख देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 बार है, ठीक है, 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, फिर 3 को 3 बार लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई करना इसके आंसर से इसके आंसर्स को, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3024 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे प्रोडक्ट ऑफ हमें 2 नंबर्स निकालना था, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा, और एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करना था, तो सेम यही दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, तो बस इस तरह से फिर नीचे लिख देंगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में फिर से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सेम उसी तरह से करना है, बस हमें फैक्टर करना है, 12 का फैक्टर कर लेंगे, फिर 15 का फैक्टर कर लेंगे, 21 का फैक्टर कर लेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा एलसीएम आएगा निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है एचसीएफ और एलसीएम, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ सिखा नहीं रहा हूँ, बस आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को खुद से बना के देख सकते हो। प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर करें, मैं इसके लिए कोई दूसरे वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा अच्छे से कि हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं जिन बच्चों को निकालने नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9, तो हमें एलसीएम निकालना है इसी 2 नंबर का, ठीक है। तो जो हमने इससे पहले वाले में पढ़ा हुआ है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, और एचसीएफ को हम नीचे कर दिए, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 बाई एचसीएफ, और एचसीएफ का जो वैल्यू था वो 9 था। अब बस 9 से क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेना है, ठीक है, 9 से इसको आप कैंसिल कर लो, 9 का टेबल में तो ये आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 34 को 657 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चेक वेदर 6 टू दी पावर n, यहाँ पे कैन हो गया है, कैन नहीं होगा, यहाँ पे कैन नॉट होगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, कैन नॉट होगा, कैन नॉट इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 टू दी पावर n, अगर n का हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कभी भी 0 के साथ एंडिंग नहीं होगा, ये हमें चेक करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह से आंसर में लिखेंगे कि इफ़ एनी नंबर इंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। देखो कभी भी कोई भी नंबर अगर 0 से इंड होता है दैट मीन्स कि वो 10 का टेबल में आता है, क्योंकि 10 का जो मल्टीपल्स होता है उसमें 0 आता ही है, चाहे 10 2 जा कर लो, 10 5 जा, 10 6 जा, कुछ भी कर लो, सब में 0 आता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि 10 से डिविजिबल वही नंबर हो सकता है जिसके एंड में 0 हो, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। अगर कोई नंबर 10 के टेबल में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो जो नंबर है वो 2 के टेबल में भी आएगा और 5 के भी टेबल में आएगा, दोनों के टेबल में आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे 20 ये 10 के टेबल में आता है, तो 20 को अगर आप देखो तो ये 2 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, इसको हम दो अदर लैंग्वेज में लिखे हुए अदर वर्ड्स में कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है तो 10 से तो डिविजिबल होगा, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा वो वाला नंबर, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे शो करना था 6 टू दी पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 टू दी पावर n यहाँ पे जो है 6 का फैक्टर करेंगे, तो 2 3 जा 6 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 6 के जगह पे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 किए, ओके। लेकिन इस वाले में यहाँ पे 5 नहीं है, सिर्फ 2 है, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू दी पावर n। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम 6 का किए तो 5 जो है वो नहीं है, और हमें 2 और 5 दोनों ही चाहिए, वो कंपलसरी है, जब तक वो नहीं रहेगा 0 के साथ एंड कभी होगा ही नहीं। हेंस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ n 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, तो 5 से तो वो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि 5 इसमें है नहीं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n कैन नॉट इंड विद द डिजिट 0 विद फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।
अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमें बताना है कि क्यों ये वाला और ये वाला ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, जिसका जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर होता है, वही कंपोजिट नंबर होता है। तो पहले इसको देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन निकाल लेंगे। 13 कॉमन निकल गया तो 7 मल्टीप्लाई 11 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 निकल गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 77 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। और 78 को हम 13 मल्टीप्लाई 6 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अब आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 कितने निकल गए फैक्टर, 3 फैक्टर निकल गए। तो हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर होगा तो वही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए कि द गिवन एक्सप्रेशन 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब ये भी हमें दिखाना था कि ये भी कंपोजिट नंबर है, तो सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे इसमें देखो +5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 5 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, और बाकी जितना नंबर बच गया 7 6 4 3 2 1 इसको लिख दिए और +1 लिख दिए, क्योंकि 5 तो निकल गया, 5 1 जाए 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा 1008, +1 करेंगे तो 1009। और यहाँ पे सोच लो 1 जो है सबके टेबल में आता है, तो इसमें भी देख लो 1 2 3 कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल है, तो बस यही है, बस हमें इस तरह से आगे लिख देना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा है। इसमें हमें क्या करना था कि दिया गया है कि देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड आप समझ लो। ठीक है, जिसमें सोनिया और यहाँ पे रवि जो है वो दौड़ना स्टार्ट करता है किसी एक जगह से। तो सोनिया कंप्लीट कर लेती है इसको पूरा, एक राउंड इसको करने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में 12 ही मिनट का समय लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने मिनट के बाद वे दोनों ही इस स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिलेंगे। देखो मान के चलो, सपोज करो कि सोनिया एक राउंड में 18 मिनट में कंप्लीट कर ली, दूसरा राउंड जब आएगा तो 36 मिनट हो जाएगा, 18 + 18 कितना हो जाएगा 36 मिनट। अगर हम रवि का बात करें तो एक राउंड में 12, फिर दूसरा राउंड जब वो पूरा करेगा तो फिर से 12, तीसरा राउंड में फिर से 12, फिर से 12, यानी 4 बार आएगा। तो 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48 ज़्यादा हो जाएगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 36 आया, इसमें भी 36 आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो सिंपली इसमें करना क्या है कि दोनों का आपको एलसीएम निकाल देना है, 18 और 12 का। तो 18 का फैक्टर कर लो, 12 का फैक्टर कर लो, दोनों में से जो भी निकलेगा आप कॉमन मिलेगा उसको निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो हम लोग का फर्स्ट वाला टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से थे या फिर जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं तो वहीं से आएंगे, उससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही रहेंगे, आउट नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का तैयारी आप इस चैप्टर से खास करके ज़रूर जाएँ। अब हम आगे सीखेंगे प्रूफ करने के लिए कि √2, √3 या फिर √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो तीनों ही जब हम प्रूव करने के लिए अगर सीख रहे हैं तो किसी एक का अगर आप सीख के जाते हो तो बाकी दोनों भी तो उसी की तरह है, सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए सीख रहे हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कॉन्ट्ररी मेथड से बनाते हैं। कॉन्ट्ररी मेथड क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ जो एज्यूम करते हैं तो हम देखेंगे लास्ट में कि वो चीज़ फॉल्स आएगा। जैसे इसमें हम √5 हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें हम एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर होगा, और बाद में हम देखेंगे कि वो चीज़ जो है वो फॉल्स आ रहा है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं वो क्या है, कॉन्ट्ररी मेथड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मान लिए कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज़ रेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसी का उल्टा मानेंगे कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज़ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर डेफिनेशन क्या होता है कि वो p/q के फॉर्म में होता है। तो p/q के जगह पे हम a/b भी लिख सकते हैं। तो √5 = a/b लिख दिए, क्योंकि √5 को हम एक रेशनल नंबर माना है। ठीक है, जिसमें a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर सर क्या होता है, तो जिसका HCF 1 आए या फिर
जो किसी दूसरे के टेबल में ये दोनों नहीं आता, और जैसे ए और बी हुआ तो सोचो ये दोनों और किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है, किसी के टेबल में ए और बी और नहीं आता है, यही है को प्राइम नंबर। या तो ए और बी का आप एचसीएफ निकाल लो 1 होगा, या फिर ए और बी किसी के टेबल में नहीं आता है, दैट इज़ को प्राइम नंबर, यानी कि 1 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, और बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर कर दिए, ए बाई बी का स्क्वायर किए, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, √5 मल्टीप्लाई √5 5, और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बी स्क्वायर है जो इधर आ जाएगा, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो उसके बाद कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब देखो यहाँ पे दिया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर है ये 5 के टेबल में आता है, दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो दोनों में से कोई एक ही लिखना, आप दोनों ही एग्जाम में मत लिख देना। ठीक है, या तो ये लिखना, ठीक है, या तो ये वाला लिखना, या तो फिर ये वाला लिखना। ज़्यादा अच्छा है कि आप ये वाला लिखो, बुक में ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 5a स्क्वायर से डिवाइड है तो 5a से भी डिवाइड होगा, यानी कि a अगर 5 से डिविजिबल है, a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपके। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो a है ना, इस a के जगह पे हम 5c मान लेंगे। यहाँ पे जो नंबर रहेगा आपके एग्जामिनेशन में देख लो कि किसका प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा। 2 का रहेगा तो यहाँ पे 2 होगा, 3 का रहेगा यहाँ 3 होगा, 5 का दिया हुआ रहेगा तो यहाँ 5 होगा। तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c मानेंगे। c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 5c मान लिए, और ये जो a इज इक्वल टू 5c है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो 5c यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 5 5 25 हो गया, c स्क्वायर हो गया, 5b स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये 5 का टेबल में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो कितना बचाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा था, वैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि b स्क्वायर 5 के टेबल में आता है। अगर b स्क्वायर 5 के टेबल में आता है तो b भी 5 के टेबल में आएगा, सिंपल है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। और अगर हम अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में अगर हम देखें तो a 5 के टेबल में आता है, b भी 5 के टेबल में आता है, जबकि हमने ऊपर में क्या देखा था, यहाँ पे क्या देखा था कि a और b ये दोनों ही क्या है, एक को प्राइम नंबर है, यानी कि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आता है। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a भी 5 के टेबल में आ जा रहा है, b भी 5 के टेबल में आ जा रहा है, और ऊपर में a बाई b था वो किसी के टेबल में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे फॉल्स, कुछ गलत हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। तो ऐसा इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन जो किया था, एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो गलत किया था। ठीक है, तो यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने जो जम्पशन किया था वो इनकरेक्ट किया था, इस वजह से √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सिंपल है, बस हो गया हम लोग का प्रूफ कंप्लीट। अब देखो एनसीईआरटी बुक 1.3 आप लोग को करना है, 1.4 होगा वो आप लोग को नहीं करना है, केवल 2 एक्सरसाइज आप लोग करने हैं, 1.2 और 1.3 बस। ठीक है, आपके सिलेबस में बस यही दोनों एक्सरसाइज हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने करवा दिया आपको कि प्रूव करके दिखाना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें प्रूव करके दिखाना है सेकंड क्वेश्चन में कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही बनाएंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कॉन्ट्ररी कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, उसी का उल्टा। तो ए रेशनल नंबर है तो a बाई बी होगा, जिसमें a और b क्या होगा, को प्राइम होगा, और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें बस ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहेगा, इससे पहले वाला जो बताया वो आपका 3 मार्क्स में रहेगा। तो ये वाला जो +3 है इसको इधर कर देना है, तो +3 इधर आया तो -3 हो गया इस तरह से, और 2 को नीचे कर दिए। एक साइड में आपको क्या करना है कि जो रेशनल नंबर जो रूट में होगा उसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में हो गया, इसको रख दिए, और ये वाला इधर आपका जो आएगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखो ये अभी हम प्रूफ किए कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे a बाई बी एक इंटीजर है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल हो?
नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि ये वाला जो है ये एक रेशनल नंबर है, जबकि 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था वही इनकरेक्ट किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, यही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर होगा। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया हुआ है, बिल्कुल सेम इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन नंबर ये 1, क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीनों ही क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पे 1/√2 अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लेंगे, 1/√2 इक्वल टू a/b कर देंगे। √2 को ऊपर कर देना है तो इसमें b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा √2 बराबर b/a, ठीक है। देखो ये वाला इरेशनल हो गया, ये वाला रेशनल हो गया। तो फिर से यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सिर्फ इसके जगह पे सिर्फ हो जाएगा b/a और √5 के जगह पे √2। बाकी लिखना सारा आपको वैसे ही है, यहाँ पे कहीं कुछ भी आपको और चेंज नहीं करना है। और बिल्कुल इसी तरह से सेम आपका ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा, ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा। इन क्वेश्चंस को बना के देखें, नहीं बनता है कमेंट करें। मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को इन क्वेश्चंस को भी एक एक करके सारे क्वेश्चंस को भी मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आने ही आने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आप लोग को यहाँ पे टिक भी करवा दे रहा हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका 99% समझ लो कि एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को खास करके कर ले। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उससे 1 मार्क्स का आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यही हम लोग का जो चैप्टर है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम आगे दूसरे भी चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएंगे। और दूसरे सब्जेक्ट के भी देखेंगे, चाहे वो साइंस होगा या सोशल साइंस हो या इंग्लिश हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। थैंक यू।